जय हिंद बच्चों। आज का सुविचार है, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। सकारात्मक सोच के कारण हमारा पूरा फोकस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में होता है, परंतु नकारात्मक सोच के कारण हमारा पूरा फोकस बहाना ढूंढने में होता है। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए वर्ग 10 का एग्जाम है। कोई छात्र प्लानिंग किया, गणित में 100/100 लाना है, तो सकारात्मक सोच वाला विद्यार्थी क्या विचार करेगा? अरे भाई, कुल 15 चैप्टर है, मात्र 15 ही चैप्टर है, खूब अच्छी तरह से हम तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, 100/100 आ जाएगा। परंतु जो नकारात्मक सोच वाला छात्र है, जो उल्टा सोचता है, वह बहाना ढूंढेगा। मैट्रिक के एग्जाम में तो 16 लाख विद्यार्थी बैठता है, हमसे भी कोई 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। कोई छात्र दिल्ली में पढ़ने जाता है, पटना पढ़ करके आता है, हम टॉप नहीं कर पाएंगे, हमको 100/100 नहीं आ पाएगा, इतना बहाना ढूंढ लेता है, वास्तव में उसे वह चीज की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन में अपना सोच हमेशा सकारात्मक रखें, नकारात्मक कभी भी नहीं रखें। सकारात्मक सोच से आपकी जीत सुनिश्चित है और नकारात्मक सोच से आपकी हार सुनिश्चित है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी समझाते हैं। गणित में वही विद्यार्थी तेज बनेगा जो पहले थ्योरी को समझेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा, परिभाषा को समझेगा, उसके बाद सवाल को सरल करेगा, उसका गणित काफी स्ट्रांग होगा। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो भी आवश्यक थ्योरी है, जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसे क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप लोग को बताए हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अथवा वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अन्य से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 12 भाज्य संख्या है, और विचार कीजिए, और आप विचार कर सकते हैं। जैसे कि 30
भाज्य संख्या है। जैसे कि 100 ये भाज्य संख्या है। जैसे कि 250 ये भाज्य संख्या है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस बात की पुष्टि के लिए अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 छक 12 2 तिया 6, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर 1, 1 नहीं लिखे। 30 का अभाज्य गुणनखंड 15 गुना 30 3 5 15, तो 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। 100 का अभाज्य गुणनखंड 50 गुना 100 25 गुना 50 25 25, 100 बराबर तो 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2। और 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में 125 5 बार में 25 5 बार में 25 25, 250 बराबर 2 और गुना 5 पर पावर 3। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए 12 भाज्य संख्या है परंतु 2 और 3 अभाज्य संख्या है और गुणनफल में व्यक्त है। 30 भाज्य संख्या है परंतु 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त है। 100 भाज्य संख्या है परंतु 2 और 5 अभाज्य संख्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त है। 250 भाज्य संख्या है परंतु 2 और 5 अभाज्य संख्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट कर दिए मेरे बहादुर छात्र, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तेजी से नोट करें, एकदम तेजी से नोट किया जाए। अब ध्यान से देखा जाए। अब कुछ हम संख्या से संबंधित कुछ गुण समझाते हैं। संख्या के कुछ गुण, संख्या के कुछ प्रमुख गुण। इसके अंतर्गत हम 2 गुण के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक, जिसको हम अंतिम अंक कहते हैं, अवश्य शून्य होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो तो उसका इकाई अंक, जिसको हम अंतिम अंक भी कहते हैं, इकाई अंक निश्चित रूप से शून्य होगा। निश्चित रूप से शून्य होगा, रूप से शून्य होगा, 0 होगा। एकदम ध्यान से, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो, 2 और 5 हो तो उसका इकाई का अंक, जिसको हम अंतिम अंक कहते हैं, निश्चित रूप से शून्य होगा, निश्चित रूप से 0 होगा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक, अंतिम अंक 0 हो, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। जिस संख्या का इकाई अंक, अंतिम अंक 0 हो,
उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, तब न 10 होगा। और 10 होगा तब न शून्य की कल्पना करेंगे। इस बात की पुष्टि के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसा संख्या विचार कीजिए, कुछ ऐसा संख्या विचार कीजिए जिसका अंतिम अंक 0 हो, 0 हो। तो विचार करते हैं। जैसे 10 अंतिम अंक 0 है, जैसे 70 अंतिम अंक 0 है, जैसे 190 अंतिम अंक 0 है, जैसे 440 अंतिम अंक 0 है। ये गुण क्या बता रहा है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक 0 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, इसका इकाई अंक अंतिम अंक 0 है, इकाई अंक अंतिम अंक 0 है, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिलेगा गारंटी के साथ। क्या जाए अभाज्य गुणनखंड? 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 5 10, तो 10 बराबर 2 गुना 5। देख लीजिए ना, 2 और 5 जरूर मिलेगा। 70 का अभाज्य गुणनखंड 2, 35 दूना 70, 5 5 7 35, तो 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। अरे भाई 2 और 5 तो मिलना ही है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। 2 और 5 का हम चेकिंग कर रहे हैं। 190 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, 1 0 10, 2 5 10, 5 से 5 इकाई 5, 4 5 45, 55 45, 190 बराबर 2 गुना 5 गुना 19। 2 और 5 तो मिलना ही है। और 440 तो 220 2 बार में, 110 2 बार में, 55 5 बार में, 11। तो 440 बराबर 2 आया है 3 बार, तो 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 11। 2 और 5 तो मिलना ही है। अभी क्या गुण बताए बहादुर मेरे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 0 हो, इकाई अंक को हम अंतिम अंक भी कहते हैं, 0 हो, 0 हो, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से मिलेगा। 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। इसी को थोड़ा हम स्पष्टता कैसे लिखें? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो तो उस संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक 0 निश्चित रूप से होगा। तेजी से नोट करें। ध्यान दीजिए, क्या हम बोले हैं? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो परंतु 2 नहीं हो, अभाज्य गुणनखंड में 5 हो परंतु 2 नहीं हो, तो उसका इकाई अर्थात अंतिम अंक निश्चित रूप से 5 ही होगा, 5 ही होगा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो न, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो न, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं मिलेगा। चेकिंग कीजिएगा, कर लीजिएगा, तनिक कर लीजिए। कुछ ऐसा संख्या विचार करें जिसका इकाई अंक अंतिम अंक 5 हो, इकाई अंक अंतिम अंक 5 हो, जैसे 35, जैसे 205, जैसे 395, जैसे 485। आप ध्यान से देखिए, जो भी संख्या हम लिए हैं उस संख्या का इकाई अंक क्या है? 5। इकाई अंक को ही हम अंतिम अंक कहते हैं। हम जो भी संख्या लिए उस संख्या का इकाई अंक क्या है?
इकाई अंक 5 है। इकाई अंक को ही हम अंतिम अंक कहते हैं। अब यदि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा न, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो के 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए न, 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। अब बाकी के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लिखने तो जरूर कहेंगे 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। 35 का अभाज्य गुणनखंड 5 सत्ते 35। 35 का अभाज्य गुणनखंड 5 सत्ते 35। 205 का अभाज्य गुणनखंड 5 चौक 20, 5 इकाई 5, तो 205 बराबर 5 गुना 41। 395 का अभाज्य गुणनखंड 5 सत्ते 35, 4 5, 5 9 45, तो 395 बराबर 5 गुना 79। 485 का अभाज्य गुणनखंड 5 9 45, 3 5, 5 सत्ते 35, 485 बराबर 5 गुना 97। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं, 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं होगा। अर्थात यह गुण भी हम स्पष्ट कर दिए, ये गुण भी समझा दिए। यदि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो परंतु 2 नहीं हो तो उस संख्या का इकाई अंक निश्चित रूप से 5 होगा। ऐसी को हम क्या कहते हैं? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो न, तो अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा परंतु 2 नहीं। इसे भी तेजी से नोट करें। अब आप लोग को हम बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। एकदम नियम सुन लो, नियम। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त। LCM का थोड़ा हम फुल फॉर्म समझा दें। HCF के बारे में बताए थे। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब अपवर्त्य, या इसी को हम लोग गुणज भी कहते हैं। सबसे छोटा को हम लघुत्तम भी कहते हैं, सबसे छोटा को लघुत्तम भी कहते हैं, लघुत्तम। उभयनिष्ठ को समान भी कहते हैं, जो प्रत्येक में उपस्थित हो। और गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं। लघुत्तम जो समान जोड़ अपवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ऐसी को संक्षेप में हम लसा कहते हैं। बहुत विद्यार्थी मिस्टेक कर देगा है, बोल देगा लघुत्तम समाप अपवर्तक,
अपवर्तक माने गुणनखंड होता है, और गुणनखंड का संबंध एचसीएफ से है, ध्यान रखिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म एक्सरसाइज 1.1 में बताए थे। एलसीएम अभी समझा दिए। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, लघुत्तम समान अपवर्त, लघुत्तम समापवर्तीय या लौसक। ध्यान सुनिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब कुछ फैक्ट्स देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा कितनी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है? पहला पॉइंट है अनंत संख्याओं का। अनंत संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा अनंत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? तो सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें। सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें, और उसके बाद एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक मौसो कैसे निकालें? ध्यान दीजिए, तो मौसो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे छोटा महत्तम समापवर्तक, सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले पद को हम गुना कर देंगे। सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले पद का गुणनफल निकाल दीजिए, गुणनफल निकाल दीजिए। सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल निकाल दीजिए। अभाज्य संख्या का गुणनफल निकाल दीजिए। एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, मौसो प्राप्त हो जाएगा। लौसो एलसीएम लौसो, इसमें हम सबसे छोटा थोड़े बोलेंगे, इसमें बोलेंगे अभाज्य संख्या से संबंधित सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल, या प्रत्येक अभाज्य संख्या के, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल, पद का गुणनफल निकाल दीजिए। एलसीएम अर्थात लौसो प्राप्त हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहला फैक्ट बताए कि अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा अनंत संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाला जा सकता है। सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंडन निकालें, उसके बाद मौसो कैसे प्राप्त करें? सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल मौसो होगा। सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल मौसो होगा। और लौसो कैसे प्राप्त करें? प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सबसे बड़े घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल लौसो। सबसे
बड़े घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल। या ठीक ही लिखे थे, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल। अब पहले हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, तब बात स्पष्ट होगी। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, सब दुख दूर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए। 12, 15, 21, 12, 15, 21, ये तीनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। ये तीनों संख्या का मौसा तथा लौसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। आराम से ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा अनगिनत संख्याओं का मौसा और लौसा निकाला जा सकता है। तो ये तीन संख्या में क्या रखा है, तो मौसा और लौसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दिए गए संख्या का 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, तो 12 बराबर 2 पर पावर 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7। सबसे पहले दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। उसके बाद एचसीएफ अर्थात मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो नियम लिखेंगे। सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड देखिए। उसमें उभयनिष्ठ कौन है? 3। क्या कुछ और भी है? क्या कुछ और भी है? नहीं। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, 3 तो कॉमन में है 3 पर सबसे छोटा पावर 1 ही है 3। अच्छा, कुछ और उभयनिष्ठ नहीं मिला? कुछ और उभयनिष्ठ मिलता तो गुना कर देते, तो मौसा हो गया 3। अच्छा, एलसीएम अर्थात लौसा कैसे ज्ञात करेंगे? लौसा कैसे ज्ञात करेंगे? प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड देखिए। आपको इस अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 और 7 मिलेगा। इस अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 और 7 मिलेगा। अब प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणनफल। 2 पर सबसे बड़ा घात 2, 3 पर सबसे बड़ा घात जहां नजर दीजिए 1, 5 पर सबसे बड़ा घात 1 और 7 पर सबसे बड़ा घात 1। यही सबको गुना कर दीजिए। अर्थात 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 पर पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7 420। निकल गया एलसीएम। अरे मौसा कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रत्येक सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड को, और उसमें जो कॉमन रहता है वही आंसर। और कॉमन यदि 1 से अधिक हो तब हमको गुना करना होता। एलसीएम सभी अभाज्य संख्या को देखते हैं और उसके अधिकतम पावर वाले पद को देखते हैं और गुना कर देते हैं, एलसीएम निकल जाता है। एक और एग्जांपल देखा जाए, एक और उदाहरण देखा जाए। एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिए। 30, 50,
100, 30, 50 और 100, 30, 50 और 100, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 30, 50 और 100, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे? अभाज्य गुणन खंडन विधि से। और अभी तुरंत बताए हैं मेरे बहादुर छात्र, अभाज्य गुणन खंडन विधि के द्वारा अनगिनत संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जा सकता है। 3 संख्या दिया, 30 संख्या दिया रहता तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते। कैसे? तो जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो, सर्वप्रथम उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। क्या निकाल लें? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 2 25 दूना 50, पचे 25, 2 50 दूनी 100, 2 25 दूना 50, पचे 25, तो 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, 50 बराबर 2 गुना 5, 2 बार है, 5 पर पावर 2। उसके बाद 100 बराबर 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। 30, 50 और 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। मेरे बहादुर छात्र को मैं मन से देखो, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले कॉमन देखो, उभयनिष्ठ देखो। उभयनिष्ठ क्या क्या है? उभयनिष्ठ किसको कहते हैं? जो प्रत्येक में उपस्थित हो। तो 30, 50 और 100 2 भी उपस्थित है और 5 भी उपस्थित है। 2 भी उपस्थित है, 5 भी उपस्थित है। एचसीएफ में कॉमन देखना पड़ता है। तो 30, 50 और 100 में 2 भी उपस्थित है, 5 भी उपस्थित है। और सबसे छोटा उभयनिष्ठ घात वाले अभाज्य संख्या, अच्छे 2 भी उपस्थित है, 5 भी उपस्थित है। वेरी गुड। अब सबसे छोटा घात वाले को गुना करें। 2 उपस्थित है तो सबसे छोटा घात 1, 1, 2। छोटा घात 1 क्या ना हुआ, 1 नहीं हो लिखेंगे तो काम चलेगा। और सबसे छोटा घात 1, 2, 2। 1 क्या ना हुआ, 1 नहीं हो लिखेंगे। गुना कर दीजिए 10। मौसा कैसे ज्ञात किया बुझे? क्या कीजिएगा? प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अब मौसा के लिए कॉमन देखिएगा। कॉमन जैसे 2 और 5 कॉमन मिला तो 2 गुना 5 लिख दिए। और सबसे छोटा घात देखिए, 2 पर सबसे छोटा पावर 1 और 5 पर सबसे छोटा पावर 1, गुना कर दिए। अब एलसीएम लॉस, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए जितना भी अभाज्य संख्या आया है सबको लिखो। जितना भी अभाज्य संख्या आया है सबको गुना करो। तो कौन कौन अभाज्य संख्या आया है? 2, 3, 5। जितना भी अभाज्य संख्या आया है सबको दर्शाओ। 2 गुना 3 गुना 5, गुना कर दो। और सबसे बड़ा पावर वाले पद को गुना करो। तो 2 पर सबसे बड़ा पावर 2, 3 पर सबसे बड़ा पावर 1 लिख ले है, 5 पर सबसे बड़ा पावर 2, गुना कर दीजिए। 2 पर पावर 2 4, 5 पर पावर 2 25, 25 चौक 100, 100 300। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा मौसा और लौसा कैसे ज्ञात किया जाता है स्पष्ट कर दिए। मेरे बहादुर छात्र तेजी से नोट करें। एकदम पूरा जोश के साथ, पूरा ऊर्जा के साथ, पूरा मन से पढ़ें। आप सभी विश्व चैंपियन हैं, बस अपने मन को एकाग्र रखें। आज बताए थे यदि सोच सकारात्मक होगी तो जीत सुनिश्चित है, और सोच नकारात्मक होगी तो हार सुनिश्चित है। अब जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं? हमें तो लगता है संसार में कोई भी इंसान हारना तो नहीं चाहता होगा।
अब ध्यान दीजिए, जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत है उसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं। एचसीएफ तथा एलसीएम का सत्यापन, ध्यान दीजिए, यदि हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का सत्यापन कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का सत्यापन कैसे? एक सूत्र के द्वारा। कौन सूत्र? तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ध्यान दीजिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम प्राप्त करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत है उसका सत्यापन इसी सूत्र के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मानकर चलिए एक संख्या है 40 और एक संख्या है 50। ये दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हैं। निकालो भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10। 50 का 25 दूना 50, पचे 25। तो 40 बराबर 2 पर पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है, अब गुना 5। अब 50 का 2 और गुना 5 पर पावर 2। तो सबसे पहले एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले देखिए उभयनिष्ठ कौन कौन है। उभयनिष्ठ जो प्रत्येक में उपस्थित रहता है, उभयनिष्ठ को गुना करें तो 2 भी है 5 भी है, 2 गुना 5। एचसीएफ के लिए सबसे छोटा पावर दर्शाओ, तो 2 पर सबसे छोटा पावर 1 और 5 पर सबसे छोटा पावर 1 नहीं है, लिखिए 2 पचे 10। अब एलसीएम लॉस, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? तो जितने भी अभाज्य संख्या है सबको गुना करो, सभी अभाज्य संख्या को गुना करो। कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2 और 5। एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा पावर दर्शाओ। तो सबसे बड़ा पावर 2 पर सबसे बड़ा पावर 3 और 5 पर सबसे बड़ा पावर 2। 2 का घन 8, 5 का घन 25, 25 अठे 200। अब हम सत्यापन करते हैं, हमारा एचसीएफ सही है या गलत है, सत्यापन करते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 10 गुना एलसीएम 200। 40 गुना 50 2000 और 200 गुना 10 2000। जितना एलएचएस उतना आरएचएस प्रूव। इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो जब दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम सही हो या गलत हो उसका सत्यापन कीजिएगा तो इसी सूत्र से कर लीजिएगा। इस सूत्र के द्वारा 4 और सूत्र का निर्माण कर देते हैं। दो संख्या को हम क्या कह सकते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दो संख्या का गुणनफल, इसको लिख दिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ को मौस, एलसीएम को लॉस। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौस गुना लॉस। अब इसी को भिन्न भिन्न रूप में दर्शा देते हैं। पहली संख्या बराबर जिसको प्राप्त करना हो उसे अकेला रखें
पहली संख्या को अकेला रखेंगे तो दूसरी संख्या उधर बट्टा में, तो 900 गुना 900 बटे दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या निकालना है। जिसको निकालना हो उसे अकेला रखेंगे, पहली संख्या उधर चल जाएगा तो बट्टा में, तो 900 गुना 900 बटे पहली संख्या। अब हमको 900 ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करना है उसे अकेला रखें, 900 को अकेला रखेंगे तो 900 इधर आएगा बट्टा में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900। अब हम 900 को प्राप्त करेंगे, 900 को हम प्राप्त करेंगे तो 900 को अकेला रखेंगे तो 900 इधर बट्टा में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900। तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके सूत्र बना दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। इसी पहला सूत्र, पहली संख्या बराबर 900 गुना 900 बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 बटे पहली संख्या, 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900, 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900। और ये सभी सूत्र का जड़ तो यही है, जन्मदाता तो यही है, 5 को थोड़े है, सबका जड़ यही है। तो इसे 23 से पहले नोट करें। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, सबको हम बारीकी से समझा दिए, बहुत बारीकी से विस्तार करके। आप लोग घर पर तो हैं उसे अच्छी तरह से नोट करके अब खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जो भी नियम बताए हैं, गुण भी बताए हैं, और एग्जाम्पल को बारीकी से समझ लीजिएगा। हम जो बताते हैं वह आपको समझ में आता है या नहीं आता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट देखते हैं तो एकदम सीना गदगद हो जाता है। इसलिए कमेंट निश्चित रूप से करें कि अच्छा लग रहा है, सर ये प्रश्न नहीं समझे, इसको फिर से समझा दीजिए। तो और हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत पसंद पड़ा होगा, और पुनः हम आप लोग को दोहराते हैं कि हमेशा काम कीजिए। आज शुरू में ही बोले थे ना, हमेशा सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच नहीं रखें। नकारात्मक सोच रखिएगा तो फिर से बोल रहे हैं आपका मस्तिष्क बहाना ढूंढेगा, और जब बहाना ढूंढेगा तो आप हार जाइएगा। फिर से अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।